ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक जनविश्वास महारैली के नायक नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी, महासचिव सीपीएम सीताराम येचुरी जी, डी राजा साहब, सीपीआई एमएल दीपांकर भट्टाचार्य जी, केसी वेणुगोपाल जी, जनाब अब्दुल बरी सिद्दीकी साहब, तेज प्रताप यादव जी और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता और इस ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित बिहार की महान जनता, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को और उनके दल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जिनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं मैदान में तो है ही, पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं, जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है। लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जब बिहार आया हूं आपके बीच में, जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो एक युवती ने जान दे दी। एक बेटी जो परीक्षा में दे करके आई थी, क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और कहा कि मां बाप से मैं माफी मांगती हूं। यह उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है। उससे पहले भी कई नौजवानों ने, जिनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस से मैं चुन करके आता था, वहां भी एक ब्रजेश पाल बेटे ने, हमारी आपकी उम्र से कम उम्र, उस नौजवान ने पढ़ी लिखी डिग्री जो थी, उन डिग्रियों को जला करके और आत्महत्या कर ली। ये हालत है देश की। और वहां पर उत्तर प्रदेश में जहां पर से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं, जनता ने भरोसा किया उन पर, उनको बहुमत दे दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है।
मुझे खुशी है कि तेजस्वी ने यहां पर नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिए। और हम तो वहां 60 लाख बच्चे जिनको पेपर नहीं लिख पाए उनका हिसाब किताब लगाते हैं। उनका अगर हम बड़ा परिवार न माने, केवल 3 सदस्य परिवार के माने, बेटा और मां बाप, तो 60 का गुणा 3, 1,80,00,000 वोट और 1,80,00,000 लोगों को अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभा से, तो केवल उत्तर प्रदेश में 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हो गया है। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला। और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। मैं तो ये जोश देख रहा हूं यहां मैदान में, ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है। तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे? पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें। इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं, यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो इस रैली में पधार करके न जाने कितने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न केवल यूपी के लोगों का, बिहार और देश के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और जो तकलीफ और परेशानी उन्होंने जीवन में देखी है वो राजनीतिक देखी है। ये राजनीति की वजह से तकलीफ और परेशानी है। मैं अभी तेजस्वी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक एजेंसी आ गई। ये एजेंसी इसलिए आई है कि राजनीति में हम लोग हैं और हम लोग अगर इनका मुकाबला न कर रहे होते तो कोई एजेंसी नहीं आती। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 120 हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब कभी हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार बाहर होगी, यूपी से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया अखिलेश भाई। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी जी से, जिन्होंने पूरे देश में यात्रा करके कण कण और जन जन को पहचाना।
खारगे जी, लालू जी, रबी देवी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, सीताराम येचुरी जी, डी राजा जी, दीपंकर जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, तारिक अनवर जी, शकील खान जी, गठबंधन के वरिष्ठ नेता और गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इतने मित्र नहीं है प्रेस वाले। आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? यह नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाई और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, आप सबके खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। एक तरफ नोटबंदी की, दूसरी तरफ जीएसटी लागू की। नतीजा यह हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया। जहां भी देखो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली बन रही है।
एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को पकड़ा दी। आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? कितनी आबादी है पिछड़ी जात की? 50%। 50%। दलितों की कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी है? 8%। कितनी बनती है भाई? कितनी होती है? 73% अब देखिए, 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला। उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े इनके जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालिए, आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है। उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, स्कूल और कॉलेज जो चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हिंदुस्तान को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आईएएस वाले, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 3 पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, 3 दलित मिलेंगे और 1 आदिवासी मिलेगा। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो 73% की 6% की 6 रुपए की भागीदारी बनती है। तो ये जो 73% है, और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी जोड़ लो। इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले क्या होता था? पहले पब्लिक सेक्टर होता था, उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था, नौकरी मिल जाती थी, सरकार में रोजगार मिल जाता था, जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किया, कर्नाटक में, तेलंगाना में हम कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। सेना में आप जाते थे, वहां अग्निवीर लागू कर दिया। अब देखना, अग्निवीर लागू किया और अग्निवीर में पहली बार हर एक को 15-15 लाख उसके जॉब में डालूंगा बोला। आपको 15 लाख मिले? नहीं मिले? फिर मोदी झूठ है क्या आप झूठ है? मोदी झूठ है। फिर 2022 तक सभी लोगों के लिए पक्के मकान मैं बनाऊंगा कहा। क्या पक्के मकान सबके बने? नहीं बने। तो मोदी झूठ है क्या लोग झूठ है? मोदी झूठ है। किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का उन्होंने वायदा किया था, क्या उसने हर एक को मकान दिया? पक्का मकान दिया? नहीं। तो वो झूठ है, यानी मोदी जी झूठों के सरदार है। उसके बाद पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने वायदा किया और धोखा दिया। और 10 सालों में मोदी जी घूम घूम कर इस योजनाओं का उन्होंने प्रचार किया, लेकिन आज किसी को भी वो फायदे नहीं मिले। फिर भी वो कहते हैं कि बेरोजगारी निकालूंगा। अरे उस इतने कीमतें ऊपर गए हैं, फिर भी मोदी कहते हैं कि मैं सारे लोगों को सुखी और समृद्धि करूंगा।
भाइयों, मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, काम नहीं। आज मोदी के स्टेट में 25,000 लोग 3 साल में मर चुके हैं, सुसाइड कर लिए। 500 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं। फिर भी मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है आपकी। भाइयों, मैं दूसरी बात ये कहूंगा, उन्होंने नौकरी का वायदा किया था, उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी ने जो वायदा किया था वो उसने करके दिखाया। और आप लोगों को 3 लाख नौकरियां उन्होंने दी। तो ये समझिए, इंडिया गठबंधन वाले जो कहते हैं वो करते हैं, उसका उदाहरण यही है। तीसरी बात, आज इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर रही, मोदी का मुकाबला कर रही। जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि नहीं रहेंगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचना है, लोकतंत्र बचना है, तो आप सभी लोग मोदी को हटाना चाहिए, बीजेपी को हटाना चाहिए, क्योंकि ये हर युवाओं का, हर आदमी का ये इच्छा है। इसलिए भाइयों, पहला काम हमारे नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूं, ये आपका काम है, देश का संविधान बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये आपका काम है। और एक बात मैं कहता हूं, आज जो भी इस ऐतिहासिक पटना में जो वायदे हो रहे हैं, सब लोग मिलके यहाँ पर आए हैं, तो वो आज मजबूती से काम करना चाहते हैं। ये बीजेपी ईडी को लेके, इनकम टैक्स को लेके, विजिलेंस को लेके डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये डराने का, धमकाने का काम बीजेपी करेगी, मोदी करेगा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। हम कट जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं। तो ये इसीलिए तो आज लालू जी के ऊपर इतने केस है, वो जब छुटाते हैं एक के बाद एक केस करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सरकार के सामने झुके नहीं, सरकार के सामने कभी उन्होंने शरण नहीं गया। लेकिन तेजस्वी जी कहां गए? उनके चाचा शरण में गए, आपके चाचा शरण में गए और बोल रहे हैं बाहर जाके, मैं थोड़े दिन के लिए बाहर गया था। ये तो नीतीश ने बोला ना। नीतीश ने क्या बोला? थोड़े दिन के लिए बाहर गया था, मैं फिर वापिस आया हूं, आपके चरणों में ही मैं रहूंगा, ये उसने कहा। लेकिन आपके चाचा तो मामू की चाय पीने के लिए गए हैं। आपके चाचा मामू की चाय पीने के लिए गए हैं, लेकिन कल वो चाय पी के वापिस आएंगे, फिर नहीं लेना आपको, फिर उनको वापिस नहीं लेना। इसीलिए जो लोग आइडियोलॉजिकली तत्वों के ऊपर अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाते, तत्वों के आधार पर
लड़ते नहीं, उन लोगों को आप कभी लेना नहीं। और फिर हम मिल के करना है। जरूर 2024 में हम सभी मिलके ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे और बीजेपी को हराएंगे, यही मैं बात करता हूं। आखिरी एक शेर कह के मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। अरे जरा सुनो, खोटे सिक्के उछालते रहिए भाइयों, खोटे सिक्के उछालते रहिए, काम अपना निकालते रहिए। ये मोदी को बोल रहा हूं मैं, मोदी जी। और आज हमारे तेजस्वी के चाचा जो गए उनके लिए बोल रहा हूं, खोटे सिक्के उछालते रहिए, काम अपना निकालते रहिए। लोग सीधे हैं जो उन्हीं यूं ही झूठे वायदों पे टालते रहिए। लोग सीधे हैं जो उन्हें यूं ही झूठे वायदों पे टालते रहिए। ये है बच्चे पहल की जाएंगे, ये है बच्चे पहल ही जाएंगे। आप पानी उबालते रहिए, आप पानी उबालते रहिए। माल जैसा मिले मेरे राइबर, माल जैसा मिले मेरे राइबर, अपनी झोली में डालते रहिए। ये मोदी का है, वो अपने झोली में डाल रहा है। अब चाचा भी गए तो उनकी झोली भरने के लिए गए हैं। हमको लड़ना है, लड़ते लड़ते जब लड़ेंगे नहीं, जीत हासिल नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से यही अपील करूंगा, आप मजबूती से लड़ो, हम आपके साथ हैं। पूरे हमारी यंग टीम जितने भी यहाँ बैठी है, अखिलेश हो, तेजस्वी जी हो, राहुल गांधी जी हो और पूरे पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं। मजबूती के साथ लड़के आपके हकूक हम दिला के रहेंगे। यही मैं बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, इतने नौजवान लोग हैं, मेरा जैसा आदमी बोल रहा है। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सबको। शुक्रिया खड़गे साहब। साथियों,